सब्सक्राइब टू दोस्तकास्ट. Alright, what is up my friends? Welcome to another episode of दोस्तकास्ट. आज के हमारे गेस्ट हैं मशहूर कमेडियन केवी, जो एक्टर भी हैं, कमेडियन भी हैं, और अब इन्होंने रिसेंटली अपना क्विजिंग विद कमेडियंस का जो इनका शो है उसको वो ऑफलाइन लेके आए हैं. आई वॉज देयर टू विटनेस इट इज़ एक्सेलेंट. आज हमने केवी से बहुत सारी बातें करी. आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, बट हमने कोशिश करी कि हम बहुत सारे टच पॉइंट्स को करें. इनकी हिंदी बहुत बढ़िया है, ये इंसान बहुत अच्छे हैं, और ये ऑलमोस्ट किसी भी चीज़ के बारे में स्पॉन्टेनियसली बात कर पाते हैं. इनके बारे में मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, आप जानते ही हैं, इंटरनेट पर आप देखते रहते हैं. सो द एपिसोड विद कुमार वरुण बिगिंस इन 3, 2, 1. केवी भाई, क्या हाल है? स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे. पहले तो मेरे को आपसे एक गिला शिकवा शेयर करना है. हाँ. भाई, मैं ना अपने आप को क्विज का बहुत शर्ट का बच्चा समझता था. स्कूल में हमारा 4 हाउसेज होते थे. मैं विवेकानंद हाउस का कैप्टन था 4th 5th में. और क्विज हुआ और मैंने मतलब बताया कि बुद्धा का बर्थ प्लेस कपिल वस्तु है, और 3-4 ऐसे मैंने मार के मैं जीत गया. तो वो बड़ा सा ऑडिटोरियम था हैबिटेट का. मैंने कहा अरे यार, एक जिन पीते हैं, ये तो मैं जीतूंगा. मैंने इसको भी ऐलान कर दिया मानव को, मैं जीत रहा हूँ इस चीज़ को. अच्छा, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि आप कई सदियों से क्विज करते हुए आए हो, और इसमें बड़े बड़े दिग्गज होते हैं जिनका इंटरेस्ट यही है कि भाई मतलब क्विज है तो इसमें लगे रहना है. एक तो मैं लास्ट में बैठा हुआ था, तो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे थे ठीक है ढंग से, तो आपकी आवाज़ पे मेरे को निर्भर करना पड़ रहा था. मैं जिन भी पी रहा था. तो भाई जब मेरे 2 आए ना, तो मतलब मेरे को ऐसा सोर लूजर वाली फीलिंग आई. तो सबसे पहले तो ये आपने ये क्विजिंग वाला लाइव इवेंट अब सेकंड टाइम करा है ना? पहले जनवरी में करा था एक बार, अब करा था. तो एक एक करके बता. हाँ ठीक है, एक करके बता. ठीक है. ये जो आपका एक्सपीरियंस हुआ क्विजिंग में ना, ये बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस है जो आई थिंक हर इंसान जो भी क्विजिंग करता है उसके साथ कभी ना कभी तो हो चुका है. हाँ. क्योंकि क्विजिंग क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं. जीवन क्या है, 1-2 स्टेप पीछे जाते हैं. हाँ. कि क्विजिंग की परिभाषा हर शहर, हर प्रांत, हर फॉर्मेट, हर देश में अलग अलग टाइप की होती है. हाँ. एट इट्स कोर तो यही है कि सामान्य ज्ञान कितना है तुम्हारा, क्या पता है, वगैरह वगैरह. बट टाइप ऑफ क्विजिंग बहुत बदलता रहता है. और जो आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी बहुत साल पहले हुआ था. क्योंकि मैं स्कूल में बहुत क्विजिंग करता था दिल्ली में. जो भी इंटर स्कूल क्विजेज होते हैं, तो अभी भी मेरे पास पुराने सर्टिफिकेट्स पड़े हैं जो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है. आपने इसे किसी फोल्डर में रखा हुआ? फोल्डर में प्रॉपर ऐसा कि ऐसा डीएवी मेरठ, डीएवी श्रेष्ठ बिहार, नेवल पब्लिक धौला कुआं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स और में. सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी होंगे, पर आप उनको ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट, विनर वाले सारे. कभी सेकंड भी नहीं आए? नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से. हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से. बुरा लगता है ना, सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन मिलता है. हाँ, वो तो कॉन्सोलेशन है, वो तो नहीं रखते, वो छोड़ देते. हाँ. तो मैं कह रहा था कि उस टाइम जो क्विजिंग करते थे हम, वो वैसी थी जो आप बोल रहे हैं ना. कि बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, पहले भारतीय, यहाँ की कैपिटल क्या है, ये है वो है, वो होता था. तो मुझे भी बहुत ऐसा लगता था कि स्कूल क्विजिंग में इससे बड़ा स्टड तो कोई मैं हूँ ही नहीं. मतलब इससे और क्या है. तो मैं जब साउथ में गया ना, इंजीनियरिंग करने में साउथ में पहुंचा, तो मैं बिल्कुल जैसा आपने बोला ना, बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस था. बड़ा सा ऑडिटोरियम, मैं फर्स्ट ईयर में था, वहाँ पहला फेस्ट था हमारे कॉलेज का, और मैंने बोला कि ये तो मैं ही जीता. दिल्ली का सबसे बड़ा क्विजर आ चुका है त्रिची तंजावुर में मचाने. तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था, इतना ज़्यादा कि 3 लोगों की टीम थी. और मैंने फर्स्ट ईयर में ऐसा अपने दोस्तों का ऐलान किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा टीममेट कौन होगा. कोई भी 2 जने आ जाओ, जीत तो मैं ही रहा हूँ, तुम बस बैठ जाओ, क्योंकि टीम का रूल है. तुम मेरे ऐसे ये करना, मसल्स दबाना मेरे दे. हाँ, ऐसे ऐसे करना, मैं सारे आंसर फोड़ दूंगा. भाई मैं गया और मुझे कुछ नहीं चमक रहा था, कुछ भी नहीं. इस तरह के क्वेश्चन ही मैंने नहीं देखे थे. हाँ. कि ऐसा पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, उसमें ये स्टोरी है, ये है, वो है. मैंने कहा यार, इनफैक्ट मुझे एक मोमेंट बहुत अच्छे से याद है कि क्विज मास्टर ने कहा कि हिंट चाहिए, हिंट चाहिए, तो सबने बोला हाँ हिंट चाहिए. मुझे हिंट भी नहीं चमका. मतलब हिंट क्या है, ये क्यों है, ये हिंट इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है. मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार. तो मुझे एक बड़ा धक्का लगा. तो जो बड़े फिलोसफर ऐसी बातें करते हैं ना कि तुम शायद फेलियर में ज़्यादा सीखते हो सक्सेस से कंपेयर्ड में, तो वो मेरे साथ ज़िंदगी में 2004-5 में पहली बार हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, ये सीखना पड़ेगा यार, ये कौन सी क्विजिंग है. तो मुझे रियलाइज़ हो गई क्विजिंग ऐसी भी हो सकती है जिसमें तुम्हें चाहे चीज़ें ना पता हो, बट तुम डेराइव कर सकते हो क्वेश्चन पढ़ के और कहानी पढ़ के और हिंट्स के थ्रू एक एजुकेटेड गेस मार सकते हो. तो मैंने अगले 1-2 साल सिर्फ उस पर मेहनत की. जो भी खाली टाइम मिलता था मैं पढ़ता था, उनके क्विजेस के क्वेश्चन देखता था वगैरह वगैरह. और फिर मैं वहाँ भी फिर बाद में जीतना शुरू हुआ 3rd ईयर के बाद. तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया. फिर वो मैंने ज्ञान अभी तक जो आज मैं क्विजिंग कर रहा हूँ, वो वहीं पे है जो मैंने साउथ में जाके सीखा. कि क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए, क्वेश्चंस में फंडा होना चाहिए. मैं हमेशा ये कहता हूँ क्वेश्चन जब भी क्विजिंग का अगर कोई आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, हर क्वेश्चन के बाद या तो आपको बहुत वैलिडेटेड लगेगा, क्या मैंने निकाल लिया, क्या बात, या फिर ऐसा लगेगा ओह मैंने कुछ सीखा.
हाँ ये दोनों आने चाहिए हर सवाल में। कभी भी अगर आप ऐसा पूछेंगे ना कि जैसे आपने कहा कि मिजोरम की राजधानी क्या है फॉर एग्जांपल, कोई बोलेगा एजुल, तो तुमको लगेगा हाँ ठीक है, नहीं पता था भाई, ये नहीं बड़े पता। सिंपल लीनियर क्वेश्चन होते हैं ना, एक वन वर्ड आंसर वाले। हाँ, तो लीनियर वाले में ये रहता है कि तुम बहुत इजीली डिसमिस कर देते हो ऐसे क्वेश्चन कि हाँ हमें नहीं पता यार, मैं नहीं देखता क्रिकेट यार, वो वाला हो जाता है यार, अरे नहीं मुझे ज्योग्राफी नहीं पता भाई, कैपिटल नहीं पता, ऐसे करके तुम डिसमिस। बट जो मेरे क्वेश्चन रहते हैं, तो तुम क्रिकेट का भी क्वेश्चन देखते हो और आंसर तेंदुलकर रहता है, तुम्हें लगता है यार ये तो मैं निकाल सकता था यार, ऐसे कैसे। हाँ, तो थोड़ा वो एक अटेम्प्ट रहा है। जब मैं हारा उस दिन तो मैं निराश हुआ, ठीक है, मैं इन लोगों से मिला, इनके साथ चिलविल करा, मानव के साथ, प्रेरणा वगैरह के साथ। फिर रात को मैं प्रखर से बात कर रहा था, मैंने कहा तूने भी तो ये इसमें भाग लिया है। कह रहा भाई ये ना सारा का सारा गेम ना उसको क्रैक करने का होता है, और मेरे को बता रहा था कि सबसे ज़्यादा डेंजरस रोहन जोशी, उससे कोई नहीं जीत सकता। मैंने कहा यार अच्छा भाई, तो हमारा तो मतलब पत्ता ही कट जाएगा। कह रहे नहीं नहीं, ये ऐसा होता है जैसे SAT की पढ़ाई करते हैं या मैट की या इन सब की जो ये होते हैं, मतलब आपके जो क्विजिंग वाला स्टाइल है उससे मेरे को समझ में आ रहा है कि आप उससे डिड्यूस कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 किताबें पढ़नी है। करेक्ट या नहीं? करेक्ट, हाँ। तो प्रखर थे क्विज में और बहुत ही अच्छा खेला उन्होंने एज अ डेब्यूटेंट, तो बहुत ही अच्छा था। और वो जनरली घूम फिर के यही आता है, दो चीज़ें, जैसा प्रखर ने भी कहा कि एक तो तुम्हारी जनरल अवेयरनेस कितनी है, और दूसरा एक वो डिड्यूस करने का एक चीज़ है जो धीरे धीरे कर करके आ जाता है। क्योंकि कई बार पहली बार जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं ना, तो बहुत इंटीमिडेटिंग लगता है। ऐसा मैंने देखा है अपने बहुत से ऐसे दोस्तों से, जो नाम आप ले रहे हैं, जो क्विजिंग में भी लोगों ने देखा है, उनमें से कोई प्रोफेशनल क्विजर नहीं है। ओके। चाहे वो बिस्वा हो, कनन हो, आशीष हो, रोहन हो, प्रखर हो, ऐसा नहीं है कि इन्होंने ज़िंदगी भर क्विजिंग की है, बट इनको आइडिया है दुनिया का। तो इनको आप जब परोस के देंगे एक क्वेश्चन जिसमें एक राइट अमाउंट ऑफ हिंट इनको जब देते हैं, तो वो निकाल देंगे, ये भरोसा है। तो जैसे अगर आप मूवीज़ में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछूंगा कि चलिए बताइए टाइटैनिक का डायरेक्टर कौन था, वो अगेन लीनियर क्विजिंग होगी जो आपने बोला। बट मैं टाइटैनिक के अराउंड कुछ ऐसा खूबसूरत सा एक कुछ कहानी, ऐसा कुछ हिंट, कुछ ऐसा थोड़ी टाइमलाइन ऐसे दे दी, थोड़ा फिल्म का टाइमलाइन दे दिया, थोड़ी फिल्म के बीच से, तो अगर आपने टाइटैनिक देखी है तो आप निकाल देंगे। आपने उस वाले क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था सर आर्थर कॉनन डॉयल को लेके, और कैसे उनको MBBS का लाइसेंस मिला था, ठीक है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखी, मैंने कहा भैंसो लाइसेंस टू किल तो मेक सेंस, क्योंकि कॉनन डॉयल, जेम्स बॉन्ड, मतलब सारा कुछ इट ऑल एडेड अप। बट उस टाइम पे उसको देख के लग रहा था पता नहीं क्या हो सकता है। सब 90% लोगों ने एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन डाल दिया, जबकि मेरे को भी दिख रहा था भाई गलत है, क्योंकि इसमें 4 हैं। और मैं चीटिंग करने की भी कोशिश कर रहा था साइड वाले बंदे से। मैंने उसे कहा यार तू मेरे को दिखा दे, उसने ऐसे जैसे टॉपर होते ना, उसने बंद कर दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं जीतूं, पर मैं नहीं जीत पाया। तो इसके अंदर अब जैसे किसी को क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, जैसे मेरे को नहीं पता है, तो फिर मैं उसे कैसे वो कर सकता हूँ? तो लाइसेंस टू किल वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट था उस पूरे क्विज में, क्योंकि हम मार्केटिंग में ये करते थे जब मैं MBA कर रहा था, कि हर मार्केटिंग कैंपेन के बाद लोगों को एक आहा मोमेंट आना चाहिए। ठीक है, आप कोई अच्छा ऐड देखते हैं, अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं, हाँ, भले ही आप ना खरीदें, बट आपको एक एपिफनी होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, एक अच्छा क्या बात है। भले ही आप एरेटेड ड्रिंक्स ना पीते हो, बट कोक का कोई अच्छा ऐड देख के लगता है कि तो हर क्वेश्चन के मुझे वो लाइसेंस टू किल वाले क्वेश्चन में वो फील थे, क्या क्वेश्चन है यार। क्योंकि जैसे आपने कहा MBBS का हिंट है, कॉनन डॉयल है, 3 लेटर फ्रेज है, फिक्शनल कैरेक्टर है, वगैरह वगैरह। बट हाँ, कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो उससे मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैंक स्लेट से आप एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं, बट क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं पता तो आप मतलब सचिन, विराट कोहली, अनिल कुंबले बोल सकते हैं, बट थोड़ा क्रिकेट का आइडिया रहेगा तो ऑब्वियसली वो आदमी आपसे थोड़ा बेटर गेस कर पाएगा। तो आपकी जैसे आप कभी लाइव स्ट्रीम करते हो, आपके पीछे बुक स्टोर, वो बुक शेल्फ बनी रहती है ऐसे 2 ट्रायंगल वाली, नीचे की तरफ वहाँ किताबें रखी रहती है। मेरे को कई लोगों ने भी बताया बहुत बुक्स वगैरह पढ़ते हो, मतलब मल्टीपल पॉप कल्चर की चीज़ें कंज्यूम करते रहते हो, किताबें, मूवीज़ वगैरह सब कुछ, ठीक है। अब जैसे कोई IAS कर रहा है, मेरा दोस्त IAS कर रहा है, मैंने देखा IAS की पढ़ाई करने के चक्कर में ना वो बहुत स्मार्ट हो गया, वो एकदम मतलब बेवकूफ़ तो नहीं बोलूँ, सॉरी यार, मतलब कहने का मतलब वो इतना आर्टिकुलेट नहीं था। तो उसको क्योंकि हर चीज़ के बारे में पढ़ना है ना, आई थॉट कि ऐसे लोग कामयाब होंगे। मतलब इन जनरल जो कंजम्पशन पैटर्न होते हैं वो कैसे रहते हैं, मतलब एट ऑल टाइम्स आर यू वॉचिंग फिल्म्स, बुक्स भी पढ़ रहे हो, आप कितना कंज्यूम करते हो दिन भर में? सो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कि आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉलेज की विड्थ बढ़ाना चाहते हो या डेप्थ बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, ये मैं एकदम सरल भाषा में आपके ऑडियंस को समझाना चाह रहा हूँ। नहीं स्मार्ट लोग हैं, इंटेंस समझा दो। हाँ, कि आप या तो अपना, अगर आप दोनों बढ़ा लें तो मतलब आप महान आदमी हैं, बट सबके पास 24 घंटे ही हैं और बहुत काम है, जीविका कमानी है, आपको पैसे कमाने हैं, घर पे रोटी खानी है। तो जो ये टाइम बचता है अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, उसमें या तो आप उसका विड्थ बढ़ाइए,
वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ठीक है, कि चलो कोई इंसान क्रिकेट भी देख रहा है, मूवीज़ भी देखता है, किताबें भी पढ़ता है, ट्रैवल भी करता है, तो उसकी ऐसे विड्थ बढ़ती जा रही है, उसका रेंज बढ़ता जा रहा है, उसको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। बट कुछ लोग होते हैं जिनका डेप्थ कि उनको कुछ नहीं पता, बट तू फुटबॉल का कुछ भी पूछ दे तो उसको सब आइडिया हो। जैसे जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वही वाली बात है, वही वाली बात है कि वो हर हफ्ते क्रिकेट मैच देखता, सॉरी फुटबॉल मैच देखता है, हर वीकेंड पूरे हफ्ते वो सारे आर्टिकल निचोड़ देगा, उसको मतलब उसमें एकदम घुसा हुआ है। तो ये आपकी चॉइस है बेसिस और इंटरेस्ट। मेरा एज अ पर्सन ये रहा है कि मेरी रेंज है ज़्यादा कंपेयर टू मतलब मेरे ज़्यादातर दोस्त, और कोशिश की है कि सब में थोड़ी डेप्थ भी बढ़ जाए। तो उससे ये है कि हर टॉपिक पे थोड़ा बहुत पता है कि चलो, जैसे मैं जब क्विजिंग शुरू कर रहा था तो लोगों ने कहा था कि थीम्ड एडिशन करने चाहिए, जनरल एडिशन तो है ही। मतलब क्या है उसका? तो जनरल में हर तरह के सवाल हो सकते हैं। थीम्ड एडिशन ये है कि कोई एक थीम पे ही सवाल होंगे, चाहे वो फिल्म हो या फुटबॉल हो या कुछ भी हो। तो किसी ने शुरू में पूछा था कि कौन कौन से थीम पे कर सकते हैं, और मैंने बहुत चौड़ में बोला था, और जो मैं आज भी एग्री करता हूँ कि कोई भी थीम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मोस्टली हर थीम पे मैं बना दूंगा। तो हमने किया भी है, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो मूवीज़ का एक पूरा थीम है, क्रिकेट फुटबॉल का है, बिजनेस का है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसा आपने कहा कि अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपना ये खाली टाइम कितना देना चाहते हैं, किन चीज़ों पे देना चाहते हैं। सब में थोड़ा देना चाहते हैं या बिल्कुल ही किसी एक में PhD करना चाहते हैं इसके अंदर। तो वही जनरल वर्सेस स्पेशलिस्ट जो आपने कहा, तो मेरा थोड़ा सब में थोड़ा है कि दिन में एक फिल्म भी देख लेता हूँ, थोड़ा शोज भी देख लेता हूँ। 5 बजे उठ के ऑस्कर भी देख लेते हो? 5 बजे। आपने लाइव देखा था वो रिव्यू? बिल्कुल देखा। अच्छा, लाइव देखा था, फिर उसके बाद कट टू कर दिया था। हाँ, बीप हो गया। आपने देखा था डेंजल उसको समझा रहा है, यार बिल तू इतना अच्छा आदमी है, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है तू यार। हाँ, ऑस्कर एक चीज़ है जो मैंने हर साल देखा है, सुबह 5 बजे उठ के, 7 बजे 5 बजे डिपेंडिंग ऑन कब आ रहा है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे प्रोफेशनल करियर में ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है। हाँ। और ये मेरे मैनेजर्स को भी पता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। बट एक ऐसा ड्रीम है कि मुझे ऑस्कर स्पीच देनी है, मतलब किसी उसके लिए, मूवी के लिए। हाँ, चाहे वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ही होगा मोस्टली जब भी होगा, बट ऑस्कर स्पीच देनी है। और ये जब हम लोग बेटर लाइफ फाउंडेशन शूट कर रहे थे तो मैं और नवीन हम लोग ऐसा रात में बैठ के बहुत बात करते थे कि ऑस्कर स्पीच एक दिन देनी है, एक दिन हम ऑस्कर में चिल करेंगे, आज मड आइलैंड में चिल कर रहे हैं। तो आप मतलब मदर फादर को डेडिकेट करोगे या ऐसे बोलोगे कि जोआकिन फीनिक्स की तरह कि भाई वीगनिज्म वगैरह की तरफ? एग्जैक्टली, मैं अगला पॉइंट यही बोलने वाला था। थैंकफुली आपने पहले ही पूछ लिया कि मैं कई बार जोकिंगली बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसमें जा रही है बैकग्राउंड में, कि किसको किसको ऑस्कर में थैंक करना है और किसको किसको नहीं करना। मतलब जैसे कोई अच्छा इंसान मुझे मिल जाता है और 1-2 साल लगते हैं इसको करूंगा यार मैं इसके लिए इसका नाम मैंने ऐड कर लिया, इसको मैं थैंक करूंगा। और ऐसा निकल भी रहे हैं लोग कि नहीं ये अब इसको थैंक नहीं करूंगा। तो मैंने नवीन को इनफैक्ट आइडिया भी दिया, उससे बोला था ये बहुत सही। मैंने कहा 4-5 नाम मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इनको मैं वहाँ पे स्टेज पे कर दूंगा और बाकी लोगों के लिए मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। तो प्रायोरिटी भी बन रही है कि तुम टॉप प्रायोरिटी हो, तुम्हारा तो स्टेज पे थैंक यू आएगा, बाकी लोग का बाद में आएगा। और वो लोग जिनके अंदर आप बोलोगे एंड माई टीम, वो बेचारे तो रह जाएंगे ना, क्योंकि टीम तो जेनेरिक होता है। तो कौन जाके बोलेगा भाई केवी ने शाउट आउट दिया मैं टीम में हूँ। तो उनको बाद में टैग करना पड़ेगा कि माई टीम और फिर एट। पर अगर आप इतना ऑस्कर्स वगैरह देखते हो, अभी हाल फिलहाल में तो ये बोला जा रहा था कि ऑस्कर्स में मतलब ब्लैक लोगों को इतनी रिप्रेजेंटेशन वगैरह नहीं मिल रही। फिर आप इतने साल से देख रहे हो, क्या बदला है ऑस्कर्स के अंदर? क्योंकि पहले तो बहुत हवा हुआ करता था, अब जनरली ऐसा मैंने सुना है कि रेटिंग्स वगैरह कम होती जा रही हैं। इस इंसिडेंट को सेपरेट कर दें अगर। हाँ, तो अवार्ड शोज़ की रेटिंग तो इन जनरल हर जगह गिर रही है, इंडिया में भी वो ट्रू है। फिल्म फेयर का जो चार्म हमारे ग्रोइंग अप ईयर्स में होता था वो अभी नहीं है। अगेन उसके 50 कारण है जहाँ हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी लोगों को बहुत ऑप्शन है एंटरटेनमेंट के। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि मैं 50 चीज़ें देख सकता हूँ, तो मैं उठ के फिल्म फेयर क्यों देखूँ या ऑस्कर क्यों देखूँ? मेन रीज़न तो वही है मेरे ख्याल से। बट हाँ, ये ब्लैक रिप्रेजेंटेशन वगैरह में हम क्या ही बोलें यहाँ भारत में बैठ के। बट मेरा एक छोटा सा बस ये है कि ऑस्कर काफ़ी इंक्लूसिव तो हो गए कंपेयर टू पहले। और मेरा एक इस बार सबसे बड़ा कंप्लेन यही था इस बार के ऑस्कर को लेके, कि उस एक इंसिडेंट की वजह से इतनी सारी जो अच्छी चीज़ें हुई जिनके बारे में हम बात कर रहे होते, वो कोई नहीं कर रहा है।
पहले डेफ पर्सन ने जीता है इस बार शायद। हाँ, मतलब कोडा जैसी फिल्म को बेस्ट मूवी का ऑस्कर मिलना, और एक ऐसा एक फिल्म जिसमें कि साइन लैंग्वेज मेन लैंग्वेज है उसका बेस्ट वो मिलना, फीमेल डायरेक्टर का बेस्ट डायरेक्टर जिन्ना, जो कि बहुत रेयर चीज़ है। जो अगर कैथरीन बिगलो जब जीती थी तो उसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही थी, अभी किसी से पूछ लो किसने जीता तो याद नहीं आ रहा। ब्लैक एक्टर ने बेस्ट एक्टर जीता है बाय द वे, विल स्मिथ। अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो सब उसकी बात कर रहे होते कि विल स्मिथ को पहली बार बेस्ट एक्टर मिला, और ब्लैक एक्टर डेंजल वॉशिंगटन, और फिर मार्शल अली, और ये अभी विल स्मिथ को मिला है, सिडनी पॉइटर को कब मिला। तो इस तरह की बातें हो रही होती है अभी। होस्ट इतनी अच्छी थी एमी शूमर, कोई बात नहीं कर रहा, सब सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ दिन भर ये डिस्कशन किया, और मैं बोला मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालूंगा अबाउट ऑस्कर विदाउट मेंशनिंग दिस एट ऑल। मुझे बाकी सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी है कि गॉडफादर के 50 साल हो गए, पल्प फिक्शन के 28 साल हो गए, ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है ऑस्कर में, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, सब सिर्फ क्रिस रॉक विल स्मिथ की बात। वैसे क्रिस रॉक के आज एक टिकट वाली जो कंपनी है जो उसके टूर होती है उन्होंने होस्ट करा, कह रहे हमने आज तक कभी क्रिस रॉक की इतनी टिकट सेल नहीं करी जितनी एक रात में कर ली। ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ, मतलब कि एक्चुअल प्रोफेशनल बंदा क्या होता है, किसी ने उसमें लपड़ मार दे कर कॉमेडी करना पड़ेगा। बट हाँ, आप मेरे को लगता है कि आप ये क्विजिंग भी करते हो, फिर आप लाइव स्ट्रीम से भी जाते हो, फिर आप एक्टिंग भी करते हो, कभी ऐसा लगता है यार मैं बस कैमरे के सामने ही हूँ, मतलब मैं बोले ही जा रहा हूँ, कभी एवर फील ओवर टॉक्ड? नहीं, जेन्युइनली नहीं। एक चीज़ जो मैं बाकी लोगों में भी बहुत पसंद करता हूँ और मैं खुद में भी वो करने की कोशिश करता हूँ, वो है मल्टी टैलेंटेड लोग। मुझे हमेशा से कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत कुछ करता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा अपील करता है कि यार आदमी ये सब कुछ कैसे कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि फरहान अख्तर मतलब बॉलीवुड में मेरे एक ऐसे आइडल्स हैं, क्योंकि मैं स्कूल में था जब दिल चाहता है आई थी, नोएडा में थे हम, 11th में थे आई थिंक, और तब दिल चाहता है तो लगा यार ये क्या फिल्म है यार, क्या डायरेक्टर है यार, इसने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। फिर कुछ साल बाद रॉक ऑन देखी, मैं पागल हुआ, मैं कहा यार ये बंदा तो एक्टिंग भी कर रहा है और ये उसमें गा भी रहा है, और फिर भाग मिल्खा भाग में बॉडी बना ली, मतलब कुछ भी कर रहा है यार, ये टूर भी करता है, सिंगर भी है, इतना अच्छा डायरेक्टर है, एक्टर है। तो मुझे एक हमेशा कॉमेडी में भी ये था कि कोई भी चीज़ को ना नहीं बोलूँगा, तुम लाओ क्या ला सकते हो। तो शुरू हमने ऐसे स्केच बनाने से किया, राहुल और मैं स्केच बनाते थे, फिर एक्टिंग वगैरह ये अभी के स्केचेस हो गए, बेटर लाइफ फाउंडेशन, और फिर चाचा विधायक ये सब हो गया, स्टैंड अप भी हो गया, वो भी चल गया। फिर लॉकडाउन आया तो ये शुरू हो गया, उसमें भी जितना रेंज पॉसिबल हुआ मैंने किया। मुझे कई लॉकडाउन में ऐसे दिन होते थे कि मैं सुबह उठ के सौरभ पंत के स्ट्रीम पे ऐसा बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि डेमोक्रेसी ऐसे होती है, विलियम डालरिम्पल से बात करो, रामचंद्र गुहा से बात करो, वीर सांगवीर, और रात में तन्मय के साथ बैठ के टिकटॉक वीडियोस पर रिएक्ट कर रहा हूँ कि अरे हो भाई ये क्या है, और फिर अपना क्विजिंग चल रहा है। तो कुछ ना कुछ जो भी मिलता है ना वो करते रहते हैं। कैमरे वाली जो बात है वो इसलिए इन चीज़ों में रियलाइज़ नहीं हुई क्योंकि ये ऐसा लगता है कि काम ही कर रहे हैं, कैमरा तो एक साइड वो है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि ओ ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये जाएगा। तो उससे तो आप बहुत पार जा चुके हो। वो तो है। पर अच्छा क्विजिंग की बात करते हैं, देखो मेरे को तो वही आता है, बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट के डेरेक ओब्रायन, आज उन्होंने अपना करियर दूसरा चुन लिया, लेकिन बचपन में मैं देखता था, मेरे को ना, मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरे को सारे आंसर आते थे और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मेरे उस टाइम चश्मे नहीं थे, मैंने कहा यार मैं अगर आंखें वाँखें खराब करके और बहुत ऐसे नर्ड बन जाऊँ मैं भी जा सकता हूँ, मैं पहुँच नहीं पाया। तो वो क्विजेज में लीनियर क्वेश्चन पूछते थे बिल्कुल। आप जब ये क्विज के क्वेश्चंस वगैरह सेट करते हो, आपके पास कोई प्रश्नावली होती है, कोई कुंजी होती है कहीं, मतलब आप ये करते कैसे? क्योंकि मेरे को मालूम ने बताया बहुत टॉप सीक्रेट प्रोसेस है। हाँ तो पहली बात तो डेरेक ओब्रायन से शुरू करते हैं, क्योंकि कोइंसिडेंटली आज ही मैं अपने दोस्त विशाल दायमा से कुछ बात कर रहा था क्विजिंग की, क्योंकि आगे हम कुछ शोज़ कर रहे हैं और उनसे बात कर रहा था कि क्या वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो डेरेक ओब्रायन की बात हम दोनों ने की कि हम लोग स्कूल के टाइम पे ऐसे दिल्ली में सिरी फोर्ट और तालकटोरा वगैरह में बड़ा सा ऑडिटोरियम में क्विज होता था और सारे स्कूल के बच्चे आते थे और हम लोग ऐसा पेपर पे लिखते थे और फिर डेरेक ओब्रायन स्टेज पे आते थे और फिर टॉप। अच्छा, आपने लाइव अटेंड कर रखा है? हाँ। आप बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट में गए थे? नहीं, स्टेज पे नहीं गए थे। और ये बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट नॉट नेसेसरली, कई सारे स्कूल क्विजेस होस्ट करने भी डेरेक ओब्रायन आते थे। अच्छा, उनकी दुकान उससे चल रही थी? उनके कॉर्पोरेट गिग्स थे वो, उनका तो अपना चल रहा था। तो वो NI क्विज करके एक होता था, फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया का जो स्टूडेंट अखबार था, तो NI का क्विज होता था सिरी फोर्ट में जाके। तो ऐसा पूरे ऑडिटोरियम में हम बैठे होते थे और जैसे आपने कहा लीनियर क्वेश्चन होते थे और सब लिखते थे, पेपर जमा होता था, फिर धक होता था फाइनल में हुआ कि नहीं, फिर फाइनल में कुछ ऐसे टॉप की टीमें जाती थी। तो मेरा जो क्विजिंग को लेके विजन है ना वो वहाँ से आ रहा है, जो मैंने कहीं कहा नहीं, बट मेरा रेफरेंस, क्योंकि क्विजिंग हम में से तो किसी ने किया नहीं ना, रेफरेंस तो कहीं और से ही है, तो रेफरेंस मेरा वही है। मैं चाहता हूँ क्विजिंग का ऑफलाइन शो वैसा ही हो जो हमने किया भी, जो आपने अटेंड किया, कि एक ऐसा ऑडिटोरियम है, पेपर है, लोग लिख रहे हैं, फिर लोग फाइनल पे आ रहे हैं। तो वो एक डेरेक ओब्रायन को क्रेडिट जाता है उस इंस्पिरेशन के लिए। अब आता है आपकी बात आती है कि टॉप सीक्रेट एक्स फाइल्स क्लासिफाइड।
तो मैं आपको बताता हूँ क्विजिंग क्वेश्चन हमने बनाने कब शुरू किए प्रॉपर। अगेन वो इंजीनियरिंग का टाइम है। 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में था। तो तब इतना ज़्यादा इंटरनेट था नहीं, जस्ट शुरू हुआ था। तो हम लोग मैं और मेरे सीनियर्स हॉस्टल रूम में बैठ के क्विज़ बनाते थे। क्योंकि क्विज़ क्लब में हर फ्राइडे या थर्सडे हमें क्विज़ कराना होता था और रोटेशन होती थी कि आज का क्विज़ मानव करा रहा है, नेक्स्ट प्रेरणा करा रही है, फिर आप करा रहे हो, ऐसे कर करके। तो सबका एक नंबर आता था कि वो अगले फ्राइडे मुझे कराना है। और सबका एक अपना अपना स्ट्रेंथ एरिया होता है ना, तो उसके क्विज़ में वो फ्लेवर आ जाता है उस इंसान के कि ये आदमी है तो ये फुटबॉल के ज़्यादा पूछेगा, ये फिल्मों के ज़्यादा पूछेगा। तो सबका अपना अपना एक रहता था। लोग देखते थे कि ये इसका क्विज़ आने वाला है, ये क्या करेगा। बट इंटरनेट था नहीं। बेसिक विकीपीडिया आ चुका था तब तक। अच्छा, विकीपीडिया मैं अभी रिसेंटली किसी को बोल रहा था कि कितना बूढ़ा महसूस हो रहा है कि हॉस्टल में वाईफाई नहीं था, बट कॉलेज के लैब में था। तो हम क्या करते थे कि विकीपीडिया के पेजेस ऑफलाइन सेव करते थे। ओह माय गॉड, इंटरनेट एक्सप्लोरर से मोजिला फायरफॉक्स से? दोनों में से एक होगा। क्रोम तो नहीं आया था। क्रोम नहीं आया था। तो इनमें से एक में विकीपीडिया के पेजेस बहुत सारे ऐसे सेव कर लेते थे, HTML फाइल। पेन ड्राइव में सारे फाइल पेस्ट करते थे। ओह माय गॉड। फिर हॉस्टल रूम में जाके फिर खोल के सारे क्वेश्चन वहाँ से उठा उठा के टीपते थे। तो हाँ, तो वो जो टॉप सीक्रेट प्रोसेस की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि एक रूम में मैं एक सीनियर के साथ बैठा था, वैद्यनाथन। वो कभी नहीं देखेगा ये स्केच, बट मतलब ये वीडियो, बट वैद्य अगर कभी देखे तो मैं तेरे को क्रेडिट दे रहा हूँ कि वो उससे मैंने सीखा कि वो रूम में बैठता था और वो चारों तरफ देखता था, उसको जो दिखता था उस पर वो क्वेश्चन बना देता था। मतलब कि प्लांट्स। हाँ, तो जैसे अभी बैठेगा तो उसको वर्लपूल दिखा, तो मैंने कि चल जाओ वर्लपूल, ओके लेट्स डू दिस। तो वो बोलता था कि वर्लपूल ब्रांड पे कुछ बनाया था। तो मुझे आज भी याद है उसने जिलेट पे बनाया था। मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल है तो उसका शेविंग फोम रखा था उसके रूम में। उसने बोला ओह जिलेट नाइस, इसमें क्या क्वेश्चन अबाउट जिलेट। तो मैंने कहा भैंस की आँख, ये क्या कर रहा है यार। मैंने पहला क्विज, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट क्विज ऐसे ही बनाया था। मुझे अभी भी याद है, रूम में बैठा था, सीमेंस का कुछ एक मेरे रूममेट का कुछ रखा हुआ था। मैंने कहा ओके सीमेंस इज अ जर्मन कंपनी दैट स्टार्टेड इन ऐसा करके आसपास देखा। फिर ग्रीन डे सुन रहा था मेरा रूममेट, तो मैंने कहा पंक रॉक बैंड दैट स्टार्टेड इन ये वो कर तो कहीं ना कहीं वो आज भी हो रहा है। आप रिवर्स इंजीनियर करते हो बेसिकली आंसर से। हाँ, कि कुछ फंडा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा ये क्या कर सकते हैं, अच्छा एप्पल वॉच, चलो ठीक है, तो कुछ एप्पल में बनाया जाए, ऐसे कर करके। मतलब ये एक लेवल है, उसके आगे का सीक्रेट हम नहीं बता रहे हैं। मैं समझ गया जैसे आप आसपास की दुनिया से ही आता है। आप जैसे मो सलाह को देख रहे हो खेलते हुए, और तो आप बोलोगे अगर ये पता लगाते हैं इसका बर्थ मार्क कहाँ है, टांग पे या हाथ पे, इस तरह से ना। हाँ, मतलब मो सलाह के बारे में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ तो होगी जो हम पूछ सकते हैं। एक वो मेरा बैरियर है जो मैं डाइवर्ज कर सकता हूँ कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहानी नई लोगों को पता लगे। फॉर एग्जाम्पल मो सलाह आपने बोला तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई कि मो सलाह की वजह से लिवरपूल एरिया में, ठीक है, इंग्लैंड में, 1 सेकेंड, कोई नहीं शायद वाइब्रेट। तो एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मो सलाह की वजह से लिवरपूल एरिया में हेट क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड अगेंस्ट ब्राउन पीपल हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन। आई थॉट आप उल्टा बोलोगे अभी। नहीं, तो ये कितनी ब्यूटीफुल बात है। क्योंकि तुम एक क्लब को सपोर्ट करते हो, तुम लिवरपूल में पैदा हुए हो, तुम वाइट हो, तुम्हारा जो भी रेशियल कॉन्टेक्स्ट है और जैसे भी बड़े हुए हो, बट तुम दिन रात एक इंसान के लिए चीयर कर रहे हो जो कि तुम्हारे रंग का नहीं है, तुम्हारे एथनिसिटी का नहीं है, तुम्हारे रिलीजन का नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हें वो इंसान पसंद है बहुत ज़्यादा, इस वजह से तुम्हारी प्रोपेंसिटी टू हेट समवन हु लुक्स लाइक दैट समवन हैज़ गॉन डाउन। और स्टैटिस्टिकली, लाइक डेटा ड्रिवन बात बोल रहा हूँ, कि जितने सालों से मो सलाह लिवरपूल के स्टार बने, उस पूरे रीजन में हेट क्राइम कम हो गया। ये कितनी अच्छी बात है यार, ये सुन के कितना अच्छा लगता है। हाँ। तो क्वेश्चन अगर बनाना हो तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा कि एक्स बिकॉज ऑफ एक्स ऐसा हुआ, ताकि जब आंसर भी पता लगे। अगर आप फुटबॉल नहीं भी देखते हो तो आपको लगेगा यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। मैं नहीं देखता, पर मैं फीफा खेलने जाता हूँ वीडियो गेम पार्लर में बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर उन वीडियो गेम पार्लर के ऑनलाइन प्रोफाइल ऑन नहीं है ना, तो मो सलाह नहीं होता उसके अंदर, बिकॉज वो गेम में बाद में अपडेट में आया था। तो पूरी लिवरपूल की अटैकिंग रैंकिंग गिर जाती है, 85-86 हो जाती है, उसके साथ वो 92 रहती है। बहुत ही अच्छा, इज वेरी वेरी गुड। बट ये तो एक क्वेश्चन की बात हो गई। इन जनरल आप जब आप क्विज मास्टर वाले पर्सोना में आए थे, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, जब लोग गेस कर रहे हैं तब तो आप हंसी मजाक कर रहे हो, क्राउड वर्क कर रहे हो, जी आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। वैसे आपने एक सीरियस सोफिस्टिकेटेड पर्सोना दिखाया कि क्वेश्चन धीरे धीरे रीड करना और वो करना। वो पर्सोना बिल्डिंग, क्या आप उसके बारे में सोचते हो कि इंट्यूटिवली यार मेरे को सीरियसली करना है? बिकॉज अगेन हैबिटेट वगैरह में तो यूजुअली कॉमेडी की ऑडियंस आती है ना, तो उस सेंस के अंदर की चीज़ बड़ी ऐसी, कैसे समझा, बड़ी फॉर्मूला की तरह से धीरे धीरे चल रही है। आपको ऐसे कॉमेडियन का इंस्टिंक्ट नहीं जागता कि हाँ जोक बना दूँ क्वेश्चन के बीच में? तो ये बहुत आपने सही टॉपिक उठाया, क्योंकि ये डिस्कशन हमने आज से लगभग 3 साल पहले किया था, मैं और मेरे दोस्त। मुझे याद है कनन, बिस्वा, कनीस,
और ऐसा 3-4 कॉमेडियंस बैठे थे। जब मैंने पहली बार बोला था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम आपस में बहुत क्विज खेलते थे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ख़राब गेसेस आए या ऐसा कुछ हुआ, और मैंने कुछ ऐसा मतलब जोकिंगली, ऑब्वियसली कॉमेडियंस है, बट आपस में ऐसा रोस्ट जिसको बोलते हैं कि थोड़ा ले ली, कि मान लो फुटबॉल का क्वेश्चन है और तुमने कुछ माइकल शूमाकर बोल दिया, तो मैंने कहा यार मतलब क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो किसी एक ने बोला कि आई थिंक कनीज थी वो, जिन्होंने बोला कि यार ये पर्सोना बहुत सही है, यही करो क्विजिंग के टाइम, कि जो ऐसा ख़राब बोले उसकी थोड़ी ले ली, थोड़ा फ़नी कर दिया, ये वो। तो वहाँ से मुझे ये थॉट आया कि ये लेना चाहिए, कि ये फ़नी तो है, बट मेरे अंदर का जो क्विज़र है, जो 1996 से क्विजिंग कर रहा है, उसको पता है कि कुछ सही गलत पे अगर हम फोकस करते हैं क्विजिंग में ना, तो वो मेरे हिसाब से सही रास्ता नहीं है। क्योंकि उससे दो चीज़ें होती हैं। पहला ये कि तुम गेस करने के लिए डिस्करेज हो जाते हो कि Correct. मैं ये बोलूँ कि नहीं यार ये बेइज्जती कर देगा, ख़राब हुआ तो, हाँ, जो कि गोज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्विजिंग कि भाई गेस तो करो यार, तो वो डिस्करेज हो जाएगा। दूसरा ये कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सब्जेक्टिव है। करेक्ट, ठीक है। आपको ऐसे 10 टॉपिक होंगे जिसमें मुझसे कहीं ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, मेरे पास 10 चीज़ें होंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा पता होंगी। तो मैं आपकी इस बात पे बेइज्जती कर दूँ, कल आप मेरी इस पे कर दोगे, तो उसका कोई एंड नहीं है, वो तो दिन चलती रहेगी। हाँ, वो तो दिन भर चलता रहेगा। और मतलब जैसे मैं स्कूल में बोलता था कि मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ नॉलेज पॉइंट ये है कि मुझे दिल्ली के DTC बसों का सबका वो पता है, कलर कोड नहीं, बस नंबर कौन सी कहाँ जाती है। ओ माय, जो अच्छा वो जो आगे लिखा होता है हाँ, उसकी 392 दौला कुआं से नोएडा जाती है, 355 नई दिल्ली स्टेशन से नोएडा जाती है। तो मैंने कहा कि अब ये नॉलेज है, तो इस पर मैं किसी की बेइज्जती करनी शुरू कर दूँ कि भाई तेरे को यही नहीं पता, तेरे को नहीं पता 347 बस अड्डे जाती है कश्मीरी गेट। तो वो सामने वाला बोलेगा भाई मैंने बस कभी ली नहीं यार, मैं गाड़ी में जाता हूँ, चुप रहे। तो उसका कोई एंड ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ये नॉलेज का घमंड जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। और अगर मैं रोस्टिंग वाला पर्सोना ले लूँ तो वो दिखेगा कि अच्छा मैं बड़ा स्टड हूँ, मुझे सब आता है, जो नहीं है, जो गलत है। मैं आई थिंक किसी पॉडकास्ट में बोला था, उम्मीद आई थिंक जाकिर के उसमें बोला था कि मेरे दादाजी ने बहुत बचपन में ये सिखाया था कि जो हम लोग रिक्शे पे बैठे थे, साइकिल रिक्शा पे, और दादाजी मुझे बता रहे थे अबाउट, साइड में बैठे थे, पीछे लटक के बैठे थे? नहीं, प्रॉपर दादाजी के साथ थे ना, तो ऐसा हम दोनों बैठे थे। स्कूल जा रहे होते तो लटक जाते। तो हम दोनों बैठे थे और दादाजी ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था कि ये जो रिक्शा चला रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि हम मालिक हैं, हम इनको 10 रुपये देंगे और ये हमें छोड़ देंगे, ये कम से कम 4-5 चीज़ें तो इसको पता है जो तुमको नहीं पता। ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखना। इसको पता है कि लकड़ी कैसे काटते हैं, शायद तुमको नहीं पता होगा, रिक्शा तुम नहीं चला पाओगे, गिरा दोगे, ऐसे 4-5 स्किल तो है इसमें, तुमको नहीं पता। तो कभी भी ना ये गुमान में मत रहना गया बेटा। तो अगर मैं वो लेता ना, तो मैं उससे डिसर्विस कर रहा होता कि सो ओके टेल मी, सो दिस इज कॉलोनियल, यूरोपियन कॉलोनियल पावर, समथिंग समथिंग समथिंग। फिर आंसर में बोले कोई ब्राज़ील, हाँ, तो मैं क्या, तो वो मैं नहीं, ओके ठीक है, अटेम्प्ट लिया, कोई बात नहीं। तो मैंने ये पर्सोना रखा है कि सब सही है, कोई बात नहीं। आप जब उस दिन आए थे क्विजिंग करने के लिए, आपने करने से पहले अनाउंसमेंट करी, आप कह रहे थे मैंने यकीन नहीं करा कि ऐसी मेरी ज़िंदगी में हो जाएगा कि मैं 100-150 लोगों से क्विजिंग कराऊंगा, और आप बहुत खुश लग रहे थे। तो ये मतलब ये आपको अल्टीमेटली ये डिसाइड कर रखा था आपने कि एट सम पॉइंट मेरे को लाइव क्विजिंग करनी है। आपने सोचा कि आप इसका टूर वगैरह करोगे, यू गोना टेक इट, एंड आपको लगा भी कैसा कि जब लोग एक्चुअली आ गए, मतलब अपने घर से कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और कि भाई हम वहाँ जाके ना क्वेश्चन पेपर के ऊपर आंसर लिखेंगे। तो हाँ, ऑफ क्विजिंग का जो ओरिजिनल आइडिया था वो यही था। हाँ। क्योंकि तब ऑनलाइन का हमने सोचा भी नहीं था, पैंडेमिक के पहले की बात है। हाँ। तो एक्चुअली OML एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा था जिसका नाम था सर्किट कॉमेडी फेस्टिवल। हाँ। उसके लिए हमने सोचा था कि क्विजिंग करेंगे इसमें, ठीक है। और एज अ कॉर्पोरेट पर्सन लाइफ लॉन्ग, जब तक कोई मुझे डेडलाइन नहीं देता, आपने तो छोड़ दिया। हाँ, मतलब उसके पहले तक। अच्छा, उसके पहले तक अभी भी ट्रेड्स वहीं के हैं, अभी भी शर्ट पहन के आया हूँ। आप हर बात पे ड्यूली नोटेड बोलते हो क्या? प्लीज साइन अटैच्ड। तो उसमें यह था कि जब तक डेडलाइन नहीं दोगे काम नहीं होगा। हाँ। तो श्रीमोई करके एक कॉमेडियन है जो अभी क्विजिंग में भी काम कर रही है, श्रीमोई ने एक डेडलाइन दे दी थी कि सर्किट के लिए हमको नवंबर तक एक शो बनाना है, बताओ क्या बनाओगे। तो मैंने फिर क्विजिंग तब बनाया था। तो ऐसे 15-20 लोग, 30 लोग, 40 लोग के 2-3 शोज़ किए थे हमने। हाँ। लोग यही थे, रोहन, आशीष, सुमुखी वगैरह वगैरह, वैभव, राहुल। तो हमने ये शोज़ किए थे। तो हमें लगा ठीक है, धीरे धीरे ये करेंगे बड़ा। अभी तो 20-30 लोग हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर पैंडमिक हो गया, जो कि मतलब वैसे तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, बट इस
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमें काफ़ी फ़ायदा मिला, क्योंकि हमने उस टाइम अगेन जो हमारी टीम थी, मेहताब वगैरह और जो एमएल बाकी लोग थे, उन्होंने कहा कि यार ये ऑनलाइन करें क्या, जो आप ऑफलाइन हमने शुरू किया था। तो मैं कहा ओके चलो ट्राई करते हैं। तो हमने जब ऑनलाइन किया और इतना तो सडनली उसकी रीच बहुत ज़्यादा होगी ना, वो शायद हम इस स्टेज पे पहुंच जाते तब भी नॉर्मल स्टेज में, बस कई साल लगते शायद। बट ऑनलाइन से ये हो गया कि सडनली हज़ारों लोग देख रहे हैं। लोगों को लगा कि, और मेरी क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा क्विज मास्टर बढ़ी। पहले ये लगता था कॉमेडियन क्विज करा रहा है, क्यों करा रहा है, बट अब ये क्यों नहीं इसको भी आता है इसलिए करा रहा है, ठीक आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो वो भी पिछले 1-2 साल में हो गया, जिस वजह से हमने जो शो किया, और मैं जेन्युइनली खुश था। जो आप बोल रहे हो बहुत ही सररियल है ये। और जो जिस तरह के स्टोरीज थे, कोई एक बंदा था जो हैदराबाद से सिर्फ वो क्विज करने आया। क्या बात कर रहे हो? हैदराबाद से आया, सुबह 4 बजे स्टेशन पे बैठा। हाँ, जीता या नहीं जीता? नहीं नहीं और एक डे 2 पे एक बंदा रांची से आया था सिर्फ ये क्विज के लिए। तो आपने उन्हें बोला नहीं ये मुंबई नगरिया तू देख बहुआ? मैंने कहा कि नहीं अगली बार देखते। तो बहुत सरियल था कि लोग आके क्विज कर रहे हैं, और हमने मतलब बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि ये सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जिनको क्विजिंग करनी है। Correct. तो जानबूझ के हमने ऐसा कुछ 2-3 बहुत फेमस कॉमेडियन लेके उनको पोस्टर पे डालना, ताकि लोग आ जाएं कि अरे चलो जाकिर खान को देखेंगे, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट को देखेंगे। वो भी हमने नहीं रखा। हमने पूरे टाइम से बोला क्विज शो कॉमेडियन से वहाँ पे रिवील किए। तो ये सब हमने स्टेप्स लिए ताकि सिर्फ क्विजिंग वाले आए। तो बहुत ही सरियल है कि ऐसा 2 दिन में कुछ ऐसा 200-250 लोगों ने आके क्विजिंग। क्या कॉर्पोरेट के लोग आपको और राहुल सुब्रमण्यम को बोलते हैं यार हमारी तरफ वापस आ जाओ, या हमें भी सिखा दो आपकी तरह फनी रहना? क्योंकि आपने अभी एक द बॉस करके सीरीज आप कुछ 1.5-2 साल के अंदर डालते रहते हो। मैं उसके अंदर वो सारे वीडियोस बैठ के देख रहा था। एक बॉस बात कर रहा था ना केले को देख के, जैसे बॉसेस की आदत होती होगी जैसे बड़े बड़े एडजेक्टिव्स यूज करके हर चीज़ को पॉम्पस ग्रैंडस तरीके से प्रेजेंट करना। तो वो मेरे को सीरीज फनी लगी। मैं शायद वो यूट्यूब पे भी नहीं, वो सिर्फ लिंक्डइन स्पेसिफिक कंटेंट है। तो ये अब कॉर्पोरेट में रहने की पुरानी चुल है कि आपको लगता है कि ये जो मेरे दुनिया के लोग हैं इनको कुछ ना कुछ देता रहूं मैं? हाँ वो है। कॉर्पोरेट नहीं निकलता है क्योंकि वो एक ऐसा कीड़ा बोल लो, या फिर एक ऐसा एक हमारी ज़िंदगी का, मेरे और राहुल दोनों की ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि वो नहीं निकलता है। आज भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैं रिसेंटली किसी को बोल रहा था कि मैं एक नए घर में शिफ्ट किया रिसेंटली, जिसमें एक रूम सिर्फ काम करने के लिए। तो वो मेरी फ्रेंड घर आई हुई थी, तो मैंने घर दिखाया वगैरह वगैरह। मैं बोला ये रूम सिर्फ काम करने के लिए। उसने बोला कि बट यू कैन वर्क फ्रॉम योर बेडरूम ऑल्सो, लाइक बैठ के लिखना ही तो है वगैरह वगैरह, एंड यूज्ड टू डू दैट इन योर लास्ट हाउस। बट मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा ऑफिस जाने की फील नहीं आ रही। मुझे फील चाहिए कि अब मैं काम करने जा रहा हूँ, तो या अब मेरा काम बंद हो गया। स्टील का लंच बॉक्स भी उधर ही खा लेंगे। हाँ, स्टील का लंच बॉक्स, और थोड़े 2 घंटे सिर्फ खड़ा रहता हूँ कि थाने से फोर्ट तक अभी तो पहुंचा ही नहीं हूँ, बहुत जाम है सैन में। फिर बैठता हूँ, चाय पीने भी नीचे जाता हूँ, घर पे नहीं पीता। तो हाँ, तो एक वो फील है कि हाँ चलो काम कर रहे हैं और फिर काम से उठ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी उसका हैंगओवर है कि हर चीज़ में मैं एक्सेल शीट बना देता हूँ। तुम कुछ भी बोलो, बोलो कि 10 नाम चाहिए, 10 कॉमेडियंस, तो मैं बोलूँगा अभी भेज दूँ, एक्सेल बना के भेज दूँगा। तो वो सब है। बहुत सीरीज़ का भी वही है, वो भी मेरे बॉसेस से इंस्पायर्ड था। क्योंकि जैसा आपने कहा, कॉर्पोरेट में लोगों को ऐसा बड़ी बड़ी बातें करनी हो, नॉर्मल ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि ये माइक है और मैं इससे बात कर रहा हूँ। दे विल ऑलवेज से कि दिस इज़ अ साउंड डिवाइस वेयर words are being spoken and amplified and recorded for like eternity. तो वो थोड़ा है अभी भी है। तो जैसे आपने देखा है बॉसेस वगैरह मैनेजमेंट लिटरेचर पढ़ते हैं, हाउ टू बी अ गुड लीडर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। मेरे को कभी कभी हंसी आती है कि वो ऐसा मेरे को लगता है कि एक बॉसेस की एक अलग रूम होता है जहाँ पे उन्हें अपनी कम्युनिकेशन को जानबूझ के जार्गन के साथ फिल करना है, क्योंकि वो ऐसे रियल पर्सनेबल नहीं हो सकते। फिर मुंबई आया, मैंने देखा यहाँ लोग फर्स्ट नेम बेसिस पे भी बात करते हैं मीडिया कंपनीज में। मेरे को बड़ा एक क्लैश लगा, अलग सा लगा। हाँ वो है, हर बॉस के टेबल पे ऐसे किताबें रखी होती हैं, बहुत बड़ी बट उसका रीज़न वही है कि जब तक कॉर्पोरेट में अगेन गुड और बैड की, जब तक तुम ऐसा कुछ हैवी वर्ड्स ना यूज़ करो तो लोगों को लगता है यार ये तो मुझे भी आता था, यू नो। क्योंकि अगर जब कोई एजेंसी आके कुछ प्रेजेंट करती है, कोई आइडिया कि कोई भी आप ऐड कैंपेन उठा लो, तो अगर वो प्रेजेंट करें कि एक ऐसा होता है, एक कपड़ा धुल रहा है और फिर उसके लास्ट में लिखा आएगा दाग अच्छे हैं और सर्फ एक्सेल है, तो लोग बोले यार ठीक है, ये तो मैंने भी सोच लिया। बट वही इंसान अगर ऐसे बोलेगा कि यू नो व्हाट इज़ आवर ब्रांड पोजिशनिंग, फिर एक पॉज ताकि लोग थोड़ा सोचें, फिर बोलेगा व्हाट इज़ आवर टारगेट सेगमेंट, फिर थोड़ा पॉज, हाँ, फिर व्हाट इज़ आवर सेगमेंट,
तो ऐसा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो बिल्ड करते हैं। उसके बाद फिर वो बताएंगे कि व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्फ एक्सेल एज अ ब्रांड। फिर वो बोलेंगे कि दाग for historically has been considered a bad thing, and you know people have always considered dark to be a, you know, it's like a scar and it's a taint on your this thing. But what if we flip the argument and we say that they are not bad, they are good? फिर pause, तो ऐसा लगेगा उसके बाद दाग अच्छे हैं ऐसा करके रिवील होगा, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ वजन है इसकी बात। और बीच में ऐसा थोड़ा ग्राफ डाल दिया, थोड़ा एक पीपीटी डाल दी, थोड़ा हिस्टोग्राम, थोड़ा एक पाई चार्ट, तो लगता है कि हाँ किया है। वो MBA भी करते हैं लोग यार, इतना पैसा डालते हैं, टाइम बिताते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब स्किल्स मैं कहाँ दिखाऊंगा। मेरा नॉन MBA फ्रेंड भी वही बातें कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो फिर कैसे होगा? नहीं, ये तो आपको फ़ायदा लगा होगा ना आपके कमेडियन करियर के अंदर कि आपको एक डिग्री ऑफ प्रोफेशनल लाइफ में काम करना आता है, ठीक है। तो एक जो मेसी क्रिएटिव का आर्केटाइप होता है ना, ये रूम में जो मतलब खाना पुराने पिज्जे रखे हुए हैं, गंद बंद हो रखा है, और जो वर्किंग स्टाइल भी है वो भी ऑल ओवर द प्लेस है, वो जो आपको इमर्जन मिल गई कॉर्पोरेट के अंदर, उसने आपके करियर को हेल्प करा होगा। आप डिसिप्लिन इंसान हो गए मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा। मैं तो ये बात बार बार बोलता हूँ कि मुझे MBA और कॉर्पोरेट लाइफ का अमंग मेनी अदर बेनिफिट्स ये तो बहुत मिला कि मुझे एक ऐसे मेसी आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइज रहने का एक चूल है कि नहीं चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये डेट को ये होगा, ये डेट को ये होगा, ये इतने बजे होगा, ये यहाँ होगा, टाइम से पहुँचना, टाइम पे चीज़ें देना, फॉलो अप करना। और मानो तो यहीं बैठा, उसको पता है हर हफ्ते एक एक्सेल का फॉलो अप जाता है कि ये इनवॉइस, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो सब है। और आर्टिस्टिक जो आपने बोला ना, ये लोग थोड़ा टू मच भी करते हैं कई बार, ज़बरदस्ती, यू नो, थोड़ा पुश करते हैं कि अरे हम तो आर्टिस्ट हैं। हाँ, मेरे से मैं 2-3 लोगों से करा तो ना, एक बंदा बहुत ऐसे यहाँ वहाँ अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो मैंने कहा ये क्या है, यार कुछ नहीं, आर्टिस्ट है। तो सर ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी होती है ये बैड बिहेवियर के लिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं मतलब बाल खोल कर नंगा नाचूंगा, ये थोड़ी बात होती है कोई। ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रग्स करने से और दाढ़ी बढ़ाने से और लेट उठने से तुम ज़्यादा बेटर आर्टिस्ट होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत क्लीन है और क्लीन शेवन भी होंगे और अच्छे कपड़े पहनते होंगे। शॉर्ट्स पहन के करना कोई ज़्यादा, अनलेस वो नेचुरली तुम में आ रहा है तो फिर ठीक है, बट ज़बरदस्ती का करना कि नहीं हम तो शॉर्ट्स पहन के स्टेज पर, मैं जीन्स पहन के ही जाऊंगा, लेकिन मेरा कि मैं कर लूँगा ना यार काम टाइम से, नहीं थॉट नहीं आया यार एक हफ्ते से, अबे तुम मत करना यार फिर ये काम, तो वो मुश्किल हो जाता है। इंस्पिरेशन रिलायंट भी हो जाते हैं ना, मतलब आई थिंक आप एक बात बताओ, आप किसी ना किसी टाइप का क्रिएटिव वर्क करते हो डेली बेसिस पे, या कभी कभी सिर्फ शूज अटेंड करना या यहाँ से वहाँ जाना, मतलब कुछ आप लिखते हो डेली, क्या कोई रूटीन या कोई प्रोसेस है ऐसा? नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत रिसेंटली इस बारे में मैं एक्चुअली कॉमेडियन फ्रेंड से बात कर रहा था, जो ये मुझे बोल रहा था कि वो हर सुबह उठ के पहले 1 घंटा लिख देता है और फिर अपना दिन शुरू करता है। तो मुझे बहुत ही एनवियस फील हुआ क्योंकि मैंने कभी बैठ के नहीं लिखा है, कभी भी नहीं। हाँ, मतलब ऐसा रूटीन वाइज तो कभी नहीं लिखा, एज लॉन्ग एज जब ऐसा कुछ टाइम मिला, मन किया तो कुछ सोच लिया, बट ऐसा बैठ के प्रॉपर स्टैंड अप एटलीस्ट तो एक बार लिख के 2 साल वही चलता रहता है कि अरे बहुत लिख लिया यार, अभी क्या इतना क्या मेहनत करना। बट हाँ, आई विश आई कुड डू दैट, मतलब कि ऐसा एक डिसिप्लिन लाइफ हो कि, तो वो कॉर्पोरेट का एक नेगेटिव वो है कि इतने साल रूटीन से काम किया ना, तो भी नहीं, तो रूटीन तोड़ के बड़ा अच्छा लगता है, गिल्टी प्लेजर लगता है कि यार पहले भी यही कर रहे थे, अभी भी यही करेंगे क्या? नहीं यार, नहीं, बैठ के नहीं कर रहा। आपका लिंक्डइन देख रहा था, बड़ा अच्छा लगा, कंपनी लास्ट में 2017 से सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसके अंदर फिर प्रोफाइल पिक्चर डालने की जरूरत नहीं कंपनी के लोगों की, क्योंकि अब तो मैं अपने कर रहा है ना। हाँ, तो मैंने लिंक्डइन पे एक और चीज़ भी नोटिस करी है, लेकिन मैंने लिंक्डइन पे हूँ, लेकिन मैं उस पर पोस्ट नहीं करता, मैं ट्विटर पे ज़्यादा पोस्ट करता हूँ। लिंक्डइन में मैंने एक दिन देखा था किसी इंसान को कुछ अपना, वो एक तो सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट इतना ज़्यादा आपस में ही वो करते रहते हैं, भाई साहब कितने बढ़िया हुआ, आप कितने बढ़िया हो, मैं कितना बढ़िया हूँ, ऐसे करते रहते हैं। एक बंदे ने ना, एक सिक्योरिटी गार्ड उसके घर के बाहर डेली बैठता होगा, उसके ऑफिस के बाहर, तो उसने उसको उस दिन 50 रुपये दिए। तो उसने उस 50 रुपये का फोटो ऑफ बना के कि ये बेचारा गरीब सिक्योरिटी गार्ड था, मैंने इसको 50 रुपये दिया, और उसके बाद फोटो खिंचवा रखी थी। और नीचे लोग लिख रहे हैं कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, ठीक है। नीचे लोग ऐसे लिख रहे हैं, वाह कितने नेक आदमी हो आप। ये अपने आप को एज अ प्राइज्ड पर्सन दिखाना, ये कितना कॉर्पोरेट के अंदर इसका क्या किया जा सकता है? इनको कोई ऐसे हिलाए कि भाई कितनी क्या चीज़ कर रहे हो आप ये? तो प्रॉब्लम ये है ना कि ये चीज़ हर जगह है, बट वो मैनिफेस्ट अलग अलग तरीक़ों से होती है। तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोर पे यही चल रहा है। कोर यही है कि आप दिखा रहे हैं कि आप कितने अच्छे आदमी हैं या कितने बेहतरीन आदमी हैं, बट उसको दिखा अलग अलग रहे हैं। हाँ। कि इंस्टाग्राम पे लोग दिखा रहे हैं कि मैं अच्छा दिखता हूँ या दिखती हूँ और मैं अच्छी चीज़ें कंज्यूम करता हूँ, मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग है और मैं बहुत
लिंक्डइन पे भी वही है, बट उसका एक फ्लेवर अलग है। हाँ। फ्लेवर ये है कि उसमें कोई ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या मैं बहुत अच्छे जोक्स मारता हूँ या मेरे ओपिनियन बहुत अच्छे हैं, बट उसमें लोग ये दिखाते हैं कि मैं एक बहुत ही नुआंस्ड और बेटर इंसान हूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट में तो उसकी जद्दोजहद लगी है ना, क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल में लिख दिया कि मैं IIM गया था, IIT गया था, ये वो तो हो गया। अब आप डेली एक्सेल शीट तो अपलोड कर नहीं सकते कि भाई साहब मैंने क्या पिवट टेबल डाला है आज, वो तो होगा नहीं। तो आप अपने सॉफ्ट स्किल्स दिखाते हैं, जो कॉर्पोरेट में बोलते हैं कि मैंने आज इतना मोटिवेशनल ये कर लिया, या आज मैंने ये सुन लिया कि मैंने नारायण मूर्ति सर का एक वीडियो देखा, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा और मैं भी ये करता हूँ, ऐसे कर करके। तो वो भी कर वही रहे हैं सब लोग, बट उनके रूट्स अलग अलग है हर सोशल मीडिया में। लिंक्डइन पे ये वाला जोन लोग ज़्यादा लेते हैं कि इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी, ये इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन, मेंटरिंग। I think they should take inspiration from actor Varun Pruthi. Have you seen? Yes, बहुत साल पहले मुझे किसी ने उनके बारे में बताया। He's pivoted. उन्होंने अब वो फैमिली कंटेंट बनाते हैं, उनकी पूरी फैमिली जाके डोनेशन करती है। ओ अच्छा। हाँ। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट मैं बहुत पुराना देखा था कनॉट प्लेस में कुछ ऐसा, किसी सब्जी वाले या समोसे वाले का। उनको देख के ना मेरे को 1000 के नोटों की बहुत याद आती है कि मेरे को अच्छे लगते थे, क्योंकि जिस वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट चलता था, और एक उनका वो 1000 का नोट और उनकी टी-शर्ट मेरे को भगवान ने भेजा, जाके वो बला करते थे। फन टाइम्स। उससे याद, आप करते हो कॉर्पोरेट शोज अब? हाँ, जब आता है तो कर। यू मस्ट बी द कॉर्पोरेट शोज डार्लिंग, क्योंकि आप तो उन्हीं की दुनिया के हो। एक रेगुलर कॉमेडियन जो मतलब जिसकी कोई और वो रही है, और वर्सेस आप। हाँ, रेगुलर से ज़्यादा मतलब जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया, चाहे राहुल, मैं या बाकी कॉमेडियंस हो, तो रेफरेंसेस ज़्यादा होते हैं, इनसाइट्स ज़्यादा नुआंस्ड होते हैं, ज़्यादा रिलेटेबल बातें हम कर पाते हैं कंपेयर टू ऐसे कॉमेडियंस जो जिन्होंने सिर्फ बाहर से देखा है कि अच्छा उन्होंने ये सुना है कि HR काम नहीं करता है या रंगोली बनाता है, या फिर ये कंसल्टेंट PPT बनाते हैं, वहीं पे रुक जाता है उनका। हमारा ये है कि थोड़ा 1-2 लेवल और हम अंदर जा सकते हैं कि जार्गन यूज़ करना, और ईमेल पे कैसे बातें होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे होती है, मीटिंग्स कैसे होती हैं, सेल्फ अप्रेजल, इवैल्यूएशन, एस्केलेशन मैट्रिक्स, इस टाइप की घटिया बातें हम कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? एस्केलेशन मैट्रिक्स ये होता है कि कोई भी इशू हो तो उसमें कैसे कैसे एस्केलेट होगा वो, कि मान लो कि मुझे भूख लगी और मुझे खाना नहीं मिला, तो मैं पहले इसको बोलूँगा, अगर ये बंदा नहीं सुनेगा तो उसको बोलूँगा, फिर वो नहीं सुनेगा तो फिर उसके पास जाएगा। तो वो एक पूरी मैट्रिक्स होती है कॉर्पोरेट में कि एस्केलेट किसको कॉपी में CC में किसको कब डालना है, तो वो भी रहता है। ठीक है। तो भाई केवी भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अब इतने साल से कॉमेडी कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आपकी IMDb की बायोस के अंदर एक्टर भी लिखा होता है। जो ये एक्टर वाला पार्ट है, मतलब इसके अंदर लाइक आर यू ट्राइंग टू गेट इनटू बॉलीवुड, OTTs? अभी आपका मिनी TV पे भी आज ही कल परसों में सब शेयर कर रहे थे, कुछ आया है। तो लाइक अब ये कॉमेडी के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? तो एक्टिंग का ऐसा है कि लाइक मेनी थिंग्स इन लाइफ, मैं कुछ ऐसा प्रोएक्टिवली नहीं करता, जो आता है कर लेता हूँ। कॉमेडी करियर की अगर बात करें तो शुरुआत एक्टिंग टाइप से ही हुई थी, क्योंकि रैंडम स्केच बनाया था। ज़िंदगी में पहली बार एक्टिंग तभी की थी मैंने। मैंने राहुल ने जब स्केच बनाने शुरू किए थे, और फिर बेटर लाइफ फाउंडेशन करके एक वेब सीरीज़ है जो अगेन कॉमेडियन फ्रेंड्स बना रहे थे, उसमें मैं आ गया तो लोगों को अच्छा लगा। फिर वो AIB स्केचेज आए तो लोगों को वो अच्छे लगे। तो ये एक्टिंग साइड से चलती रही ये वाली। फिर चाचा विधायक आ गया, और बाकी वेब सीरीज़ इधर उधर भी बहुत सारे, मिस्टर दास वगैरह है। तो क्या हुआ उससे कि एक्टर जुड़ गया नाम में, और ठीक ठाक कर लेता हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे जो भी दोस्त कुछ बनाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। बेसिकली ये है, जो आप जिस नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो भी बिस्वा बना रहा था तो चला गया। तो बट प्रोएक्टिवली कुछ इतनी मेहनत नहीं की कि ऑडिशन देना हो गया, या फिर डायरेक्टर से मिलना और नेटवर्किंग करना, और कैफ़े में बैठना और स्पॉट होने का वेट करना कि कब पृथ्वी थिएटर के बाहर ऐसे बैठे हुए हैं। पृथ्वी थिएटर के बाहर माखन देशपांडे के साथ बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अनुराग कश्यप स्पॉट कर ले, और स्पॉट इसका फेस सही लग रहा है। ये अगला कल्लू मामा बन सकता है, ऐसा कुछ हो। बट वो किया नहीं, मतलब बट मज़ा बहुत आता है करने में। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि एक्टिंग और स्टैंड अप में किस में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिंग में ये मज़ा आता है कि तुम अलग अलग कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, कि आज ये बन गए, कल वो बन गए। जैसे मैं अभी एक शो कर रहा हूँ जिसमें मैं एक MBA किया हुआ आदमी है, जो बहुत आर्टिस्टिक वर्ल्ड में कंप्यूटर पे, मतलब वो उसका फोकस है, वो म्यूजिशियन नहीं है, बट म्यूज़िक कंपनी में बैठ के वो काम वाम करता रहता है। कट टू ये जो बिस्वा वाला शो है, उसमें मैं ऐसा एक बहुत ही शेडी डीलर, प्रॉपर्टी नॉट प्रॉपर्टी डीलर, बहुत शेडी आदमी, ट्रेंच कोट में पहन के कुछ, नहीं ट्रेंच कोट भी नहीं, वो वाला शेडी जो अपने दिल्ली में आपने देखा होगा ना, जैसे ऐसे गोल्ड चेन वगैरह होगी, और बोलेंगे कि अब क्या हो गया, सूरज कुंड में घर दिला दे, तो वो वाला, तो वो उस टाइप का कैरेक्टर है। मॉरली डूबियस, बहुत कैरेक्टर ढीला होता है, बहुत ड्यूबियस, और मतलब वो बेसिकली आप जब देखेंगे तो रियलाइज़ करेंगे और डिटेल्स।
तो ये सब चल रहा है साइड में, बट हाँ होपफुली कुछ अगेन उससे मेहनत नहीं की, मेहनत ज़िंदगी में कम करता हूँ ऐसा मुझे लगता है। उसमें मेहनत जैसे मैंने इमेजिन में एक पॉडकास्ट जिसमें मैंने बोला मेरा सपना ऑस्कर में स्पीच देना है, बट उस सपने के लिए कुछ भी कर नहीं रहे अनलेस ऑस्कर यूट्यूब स्केचेस पे मिलने लग जाए तो करते होगे ना, पर आप मन में सोच पता नहीं यार कभी क्या है। मतलब मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत मेहनती एक्टर, बहुत ज़्यादा, लाइक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना, और मैंने देखा है नवीन पॉलीशेट्टी फॉर एग्जांपल, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मैंने देखा है उसको मेहनत करते हुए, मतलब साल तक लगे हुए हैं, और हम बस बैठे कि हाँ ठीक है ना, तुमने बुलाएगा तो जाके कर लेंगे तो हाँ मतलब शायद और हार्ड वर्क हो सकती है। तो आप लाइक एनी पर्टिकुलर डायरेक्टर्स जिनका आपको मज़े आएंगे काम करने में, बाहर के भी हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं? अरे यार बिल्कुल, बहुत से डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। RGV टिल सत्या नहीं, टिल सरकार वाला RGV अगर वापस आ जाए तो मैं काम करना चाहूँगा। वो बहुत से यार, ये तो विश लिस्ट है। चाहे अनुराग कश्यप हो, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी हो। जब आपने आयरिशमैन देखी थी? हाँ बिल्कुल देखी। कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छा, मुझे स्कॉर्सेज़ी पसंद है। मेरे को अच्छा लगता है कि जैसे इन अंकलों ने अपनी एक अलग टीम बना रखी है कि भाई और को हमारे काम में न ले, एल पचिनो भाई और रॉबर्ट भाई आप तो आ ही रहे हो, हम तीनों साथ में कुछ ना कुछ करेंगे। वो हो जाता है कि यार तुम जब एक इस वर्ल्ड में काम करते हो तुम्हारा एक कंफर्ट हो जाता है कुछ लोगों के साथ, तो उनके साथ ही करते हो। मैं और ये जो मेरे IIB के पुराने दोस्त हैं देवैया और विशाल, हम लोग ये काफ़ी बात करते हैं कि हम लोग अगर कुछ लिखते हैं, कुछ सोचते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यही नाम आते हैं कि अरे ये लिख दे, यहाँ केवी को बुला ले, या मुझे कुछ प्रोजेक्ट मिला तो मैंने विशाल से लिखवा ले। तो ये एक बन जाता है आई थिंक ओवर द ईयर्स, तो उनका भी ऐसा बन गया है। मैं एक जेनेरिक मुंबई क्वेश्चन पूछने वाला हूँ क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में बोला था मैं 2013 से यहाँ पे हूँ, है ना, ठीक है। तो मतलब डू यू नॉट मिस लाइक अ स्लोअर लाइफ एट ऑल, कि जैसे जहाँ पे शांत जीवन है, फूल पत्ते हैं, गार्डन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, एक आध मर्डर हो रहे हो साइड में अलग बात है, बट इन जनरल लाइक दिल्ली की लाइफ थोड़ी सी यहाँ से ज़्यादा शांत है कंपैरिजन में? काम वाइज दिल्ली की लाइफ शांत है, हाँ, बट आई थिंक लोग वाइज तो वहाँ भी उतनी ही भसड़ है। काम वाइज प्रोफेशनली दिल्ली मच कामर प्लेस है दैन बॉम्बे। बॉम्बे में काम की भसड़ बहुत ज़्यादा है, और लोग तो वहाँ भी, मतलब रोड पे लड़ाइयाँ तो वहाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो वो तो है। बट नहीं, मैं जब से बॉम्बे आया हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे एक सिटी में रहना है इंडिया में, तो मैं हमेशा बॉम्बे चुनूँगा। व्हाई नॉट बैंगलोर और कोलकाता और हैदराबाद? एक तो पहली बात कि हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत बॉम्बे स्पेसिफिक है, चाहे वो एक्टिंग हो, स्टैंड अप हो, या कोई भी नया आइडिया हो, फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन बॉम्बे में आप सबसे जल्दी कर सकते हैं। अगर मुझे एक आइडिया आता है कि कल मैं ऑफलाइन क्विजिंग करता हूँ, तो बॉम्बे में जितनी जल्दी मैं वो आइडिया एग्जीक्यूट कर पाऊँगा वो बैंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता कहीं नहीं कर पाऊँगा। सेकेंडली, और ये तो बहुत लोग बोलते हैं बट मैं रिपीट करता हूँ कि काम पे फोकस जितना बॉम्बे में है ना उतना कहीं नहीं है। अगर आप बॉम्बे कुछ आए हैं बाहर से, आप काम तो कर ही लेंगे, कि मतलब आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। ये वैसा शहर है जो सपनों का शहर जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली है, क्योंकि आप कोई भी सपना लेके आओ, कुछ ना, भले ही वो सपना पूरा ना हो, बट आपको काम किसी न किसी तरीके का मिल जाए। आपको काम करने का एप्टीट्यूड रहना चाहिए, करेक्ट, तो आपको हो जाएगा। मतलब टाइम पास बहुत कम है इस शहर में, हर बंदा मतलब घूम फिर के काम की बात पे ही आ जाता है। करेक्ट, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। जैसे मैं कभी पॉडकास्ट गेस्ट से भी बात कर रहा था ना, तो मैं फरीदाबाद में, दिल्ली में होस्ट कर रहा होता हूँ, तो वो एक बड़ा एम्बिगुअस होता है, 11 से 3 के बीच में कभी भी आ जाएंगे। मैंने कहा क्या बहन, मैं क्या करूँगा बैठ के इतनी देर, राइट। यहाँ पे जितने लोगों से बात करा, अगले दिन, दूसरे दिन फटाफट करने के लिए कैलेंडर इन शेड्यूल करके, आई वाज वेरी सरप्राइज। लाइक यहाँ पे ऐसे ही होगा, 6 से 7 आपके साथ पॉडकास्ट कर लूँगा, 5 से 6, तो सबके, क्योंकि काम चल रहा है इस शहर में। दिल्ली होता तो हम मिलते कि हाँ शनिवार को बात करते हैं भाई, आराम से आते हैं। शाम में फोन करता हूँ 2-3 दिन में अगले, हाँ करते हैं भाई, करते हैं, वो वाला हो जाता है। यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, लोग अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लोग ऑनर करते हैं। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि लोग बोलते हैं यार कि मैं आ नहीं पाया किसी वजह से। लाइक 85% 90% पीपल जस्ट शो अप टू व्हाट दे डिड। आपको मतलब जिसको भी मौका मिले ना, स्पेशली आप जैसे लोग जिनका कांटेक्ट, जो जानते हैं लोगों को आसपास बम्बई में, उनको एक दिन ना एक किसी शूट पे जाना चाहिए, क्योंकि वो ना एक मुझे बहुत मैजिकल प्लेस लगती है। जिस तरह से इतने सारे लोग इकट्ठे होके एक मैजिक बनाते हैं ना, क्योंकि बाहर के जो लोग फिल्म देख रहे हैं या कोई भी यूट्यूब स्केच देख रहे हैं, तो वो सिर्फ एक्टर्स को देखते हैं ना कि शाहरुख खान ने ऐसे कर दिया, आमिर खान ने कर दिया, यही फिल्म है। बट जब आप बॉम्बे में आके एक शूट पे आप पहुँचेंगे ना, और ऐसा जो बोलते हैं ना नट्स एंड बोल्ट्स मिल के जो एक पूरा एक वो मशीन बनती है, वो दिखती है, और वो मैजिकल है। वो उससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन बॉम्बे का नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग बम्बई के नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग इमिग्रेंट्स होते हैं, और हर प्रांति के, हर धर्म के, हर टाइप के लोग
कोई वो नहीं है, मतलब वो बॉम्बे का माइक्रोकॉस्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो है शूट, कि एक बंदा एक बंदा सिर्फ बूम लेके यहाँ खड़ा है जो तो आपको कभी भी किसी स्क्रीन पे नहीं देगा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है। एक बंदा लाइट लेके आपके मुंह पे मार रहा है कि यहाँ थर्मोकोल लेके लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो आपके शूट के 2 घंटे पहले कुछ लोग चले गए थे लाइट वाइट लगाने, उसके बाद आप शूट पे गए, फिर एक बंदा आके आपकी मेजरमेंट ले रहा है, वो कपड़े पे काम कर रहा है, एक बंदा आके हेयर कर रहा है, एक बंदा मेकअप कर रहा है, फिर आप उतर के गए, एक बाउंसर खड़ा है साइड में, उसका कुछ अलग चल रहा है, एक स्पॉट दादा है जो कि चाय कॉफ़ी ये वो, इसको ग्रीन टी चाहिए, इसको चाय चाहिए, इसको वो, जैसे मैं और जाकिर एक दिन कह रहे थे कि शूट का हर दिन एक शादी है, वो प्रॉपर शादी वाली फील है कि सब लोग कुछ ना कुछ लगे हुए हैं कि तो 1 इंच ऊपर नीचे ना हो जाए। फिर आप सेट पे जाएंगे, वहाँ पे ऐसा कोई बंदा छाता लेके खड़ा है, कोई चेयर लेके खड़ा है, कोई फोकस पुलर है जो फोकस देख रहा है, और बड़े लोग तो हैं ही, डायरेक्टर और डीओपी, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ये सब मिलके एक छोटा सा शॉट जो लोग थिएटर में देखते हैं वो बना रहे हैं, तो वो इतना मैजिकल लगता है ना, और वो इस शहर का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं कह रहा बाकी जगह शूट नहीं होते हैं, बट अगर आपको मतलब एक यहाँ की लाइफ का एक वो जिसको झलक बोलते हैं ना, एक झलक देखनी है तो एक शूट पे जाना चाहिए। आप वैनिटी वैन मिलती है आपको? हाँ जी, हाँ। हाँ, तो आप कभी वैनिटी वैन में जाके ऐसे बोलते हो यार तो स्टार बन गया, मतलब ऐसे शीशे में देख के? नहीं, वैनिटी तो शुरू से ही मिल रही थी, बट ये है कि पहले शेयर कर दे पहले एक ही वैनिटी में मैं, कनन, नवीन सब बैठे होते थे। अभी एक अलग पाद मार देता था उसके अंदर पता नहीं, बट अब एक अपनी वैनिटी है। तो ये है वैनिटी। हाँ, मतलब वो खैर अलग ही टॉपिक है, वैनिटी की भी अलग हायरार्की है। बताओ ना फिर कि वैनिटी का बहुत रहता है कि सेट पे किसके पास कैसी वैनिटी है। जैसे अगर मैं कई सारे ऐसे शूट किए जिसमें कि बॉलीवुड के पुराने लोग होते हैं, बड़े स्टार्स, तो उनकी वैनिटी मतलब कुछ अलग ही लेवल की, लेगेसी लेवल वाली होती है। हाँ, हमारी वैनिटी बहुत, तो मैं लोगों को बोलता था कि वो बिल्कुल ट्रेन के सफ़र में जो ऐसे आप बढ़ते हो ना, स्लीपर क्लास से फिर थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट क्लास, वैनिटी का भी हायरार्की वही है कि हमारा जो है वो ऐसा थर्ड AC स्लीपर लेवल की वैनिटी है कि हम बेसिक चेयर नहीं। मैं जो पहले तो पता ही नहीं था कि यार बड़े लोगों की बड़ी वैनिटी होती है। मैं तो किसी शूट पे किसी बड़े एक्टर ने बोला कि आ जाओ मेरे रूम में, आ जाओ चाय पीते हैं। मैंने कहा मैं गया, मैंने कहा अरे बाहर से तो बस लग रहा था यार, ये अंदर से एकदम ऐसा बड़ा सोफा, कुशन, और फिर फ्रिज और माइक्रोवेव, और ये फिर फ्रिज माइक्रोवेव भी सब कुछ। और ऐसे शाहरुख वगैरह की वैनिटी में तो पता नहीं, जगूजी लगी होगी। हाँ, तो मैं अभी एक शो जिसमें कर रहा था उसमें एक बड़े एक्टर थे, तो उनके वैनिटी देखा तो उन्होंने ये शाहिद कपूर की सेम वैनिटी है ये मैंने कहा क्या बात है, इनका अलग ही चल रहा है। सही। तो आप जब इस वैनिटी वगैरह के अंदर कभी ऐसे खड़े होते हो, लाइक क्योंकि मैं कभी नहीं गया, आई हैव नेवर बीन इनसाइड वैनिटी वैन, या क्या आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइन्स? बैठ के इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो कितने फॉलोअर वगैरह आगे क्या चल रहा है? हाँ, करेक्ट। तो ये बहुत ही डिपेंडेंट है, सबका अपना अपना प्रोसेस है। मैंने बहुत से एक्टर्स देखे हैं जो बिल्कुल ही वैनिटी में पूरे टाइम अपनी लाइंस करते रहते हैं या जोन में रहते हैं। कुछ एक्टर्स मेरी तरह हैं जो चिल मार रहे हैं, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। पहला कि आपके उस दिन किस टाइप के सीन्स हैं। तो आप जब वैनिटी में जाते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आपको मिलती है जिसको साइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब शब्द मैंने बहुत रिसेंटली सीखे। साइट्स? हाँ, साइट्स, SIDES। अच्छा। तो उस दिन की साइट्स होती हैं कि आज क्या शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाके आप वो देखते हो कि आज मेरा हैवी पार्ट है, चिल पार्ट है, वो तुम्हारा दिन डिफाइन कर देता है। कि तुम्हारे बड़े बड़े सीन है, बड़े बड़े डायलॉग है, तो तुम उसमें घुसते हो फिर कि अरे भाई बाहर रहो यार, लाइनें याद करनी है। तुम देखते हो मेरा चिल है तो तुम चिल हो जाते हो। फिर डिपेंड करता है कि कैरेक्टर कैसा है। अगर वो कैरेक्टर तुम जैसे हो उससे बहुत डिफरेंट है तो तुम थोड़ा मेहनत करोगे। मान लो कि मान लो किसी अंधे, जो आप शेडी वाला बंदा है उसके लिए मेहनत करोगे, बट वो पोस्ट MBA वाला बंदा इज मोर यू। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली। कि मतलब ये तो मैं ही हूँ, मैं तो आई कैन स्लीप वर्क इन दिस रोल। थर्डली, साथ में कितने लोग हैं, जैसे चाचा विधायक का सेट हो, तो अगर मैं, जाकिर और बाकी लोग बैठे तो हम क्या ही रोल में घुसेंगे। हम बैठते रहे, खाना खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं, चाय मंगा रहे हैं, और जब सीन आया तो जाके कर लिया। तो वो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सही है, ठीक है भाई। मैं यूजुअली इतने सारे सवाल पूछता हूँ, मैंने आपसे हर प्रकार के लैटरल जितने भी जो मैं पूछ सकता हूँ वो कर लिए। अब मैं आपसे ये तो नहीं बोलूँगा कि यार आप अब संदेश एक दुनिया को दो कि क्या करना चाहिए या योर मैसेज टू द वर्ल्ड, बट इन जनरल लाइक आपके अभी ये करंट नेक्स्ट शोज वगैरह आ रहे हैं? यू डूइंग मोर क्विजिंग विद द कॉमेडियंस? हाँ, क्विजिंग में फ़िलहाल हम लोग कुछ शहर में जा रहे हैं। ऑफलाइन पे ही फ़िलहाल हमारा फोकस है। आज आप टूर कर रहे हो इंडिया भर का? हाँ जी। क्रेजी। हाँ, हमने बम्बई में किया और हम आगे डिपेंडिंग ऑन ये कब आने वाला है। पुणे में, बेंगलोर में है, दिल्ली में है। अगर वो अच्छे रहे तो हम और एक्सपैंड करेंगे। हम चेन्नई जाना चाहते हैं, कोचीन जाना चाहते हैं, कलकत्ता जाना चाहते हैं, हैदराबाद जाना चाहते हैं। क्रेजी हो जाएगा क्विजिंग का टूर इंडिया में, और ऐसी लहर आ सकती है दोबारा से, क्योंकि बिल्कुल अभी तो सब वैसे भी मतलब टेक्निकली हम हाइब्रिड दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आधा वर्क फ्रॉम होम है, आधा बाहर है। सो पीपल कैन शो अप एंड लाइक स्टार्ट डूइंग क्विजिंग, इट विल बी ग्रेट। क्योंकि मेरे को जनरली ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है इंडिया के अंदर ना, जो डेरेक ओब्रायन उस जनरेशन के बच्चों के लिए फिल अप करा था, राइट? क्योंकि
देर इज़ नो रियल, अभी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं है कि इंसान पढ़ाई करे किसी कॉन्टेस्ट में करने के लिए. यूजुअली वो एग्जाम ड्रिवन होता है, या वो ये होता है यार कि मेरे को कुछ कंटेंट बनाना है किसी, तो आई वांट टू शो इट ऑफ. बट देयर इज नॉट अ प्लेस वेयर पीपल कैन जस्ट यूज देयर नॉलेज एंड लाइक विन एट समथिंग. हाँ, तो विजन वही है कि अगले कुछ सालों में हम एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाएं, चाहे उसको क्विजिंग विद कॉमेडियंस बोले या कुछ और बोले, बट विजन ये है कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाएं जिसमें भारत के स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, ऑफिस से लेकर और हर तरह के प्रोफेशन, एज, जेंडर के लोगों को एक मोटिवेशन दिखे कि यार ये इस शो में मुझे जाना है क्विज करने के लिए. तो वो एक विजन है, चाहे वो मेरे बेंचमार्क जेपर्डी हो गया यूएस का, या फिर बीक्यूसी हो गया इंडिया में, हाँ, मतलब बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट इंडिया का हो गया. इस टाइप का एक शो चाहिए, और उससे भी बहुत बड़ा, क्योंकि बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट भी स्कूल के बच्चों के लिए था. हमारा विजन एक ऐसा शो है जो आपने देखा भी होगा ऑफलाइन शो में कि हर तरह के लोग. एडल्ट क्विजिंग थी. आई डोंट थिंक वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि गोल्डफिश की अटेंशन स्पैन क्या है, या सबसे बड़ा एनिमल क्या होता है, ब्लू व्हेल. दे वर एडल्ट क्वेश्चंस. तो वो विजन है, और होपफुली अगले कुछ सालों में हम अचीव कर लेंगे. ठीक है, कि भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पॉडकास्ट पे. आपको लोग कहाँ ढूंढ सकते हैं? इंस्टाग्राम पे रैंडम वरुण करके है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रैंडम जेकी बम करके यूट्यूब चैनल है हमारा. बस ट्विटर पे भी रैंडम वरुण, वहाँ मत ही जाइए, वहाँ तो टाइम का बेटर सदुपयोग करें और किताबें पढ़ें, ट्विटर पे कम टाइम स्पेंड. ठीक है, साउंड्स गुड. वेल, विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे एंड फ्राइडे, एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस. थैंक यू सो मच. तो प्लीज सब्सक्राइब टू दोस्तकास्ट एंड लाइक द वीडियोज, शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स एंड बी हैप्पी. Gang, okay.